इस वीडियो में मैं आपको अल्सर की एक बहुत ही आसान रेमेडी बताने वाला हूँ, लेकिन इस रेमेडी के साथ आपको अपनी डाइट भी सही करनी होगी, क्योंकि अगर डाइट पहले सही थी तो आपको अल्सर होता ही नहीं। अब अल्सर है क्या? अल्सर कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये एक खतरनाक बीमारी है। इसमें आपके मैदे में या छोटी आंत में जो इनर लाइनिंग होती है ये रप्चर हो चुकी है, सुराख हो चुका है इसमें, या क्रैक आ चुका है। इसकी वजूहात पे बात करें तो एक वजह है स्ट्रेस, दूसरी वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने खाने से वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे जो इस अल्सर के होने को रोकते हैं। फिर एक बैक्टीरिया है एच पाइलोराई, ये अल्सर की वजह बन सकता है। इस पे मजीद मैं आगे बात करूंगा। और फिर है NSAIDs के साइड इफेक्ट्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, फिन सिन, ये जो दर्द कम करने वाली दवाइयां हैं, इनके बहुत से दूसरे साइड इफेक्ट्स में मैदे का अल्सर भी शामिल है। अल्सर का दर्द बहुत बुरा होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, आधी रात में आंख खुल जाती है, फिर सोया नहीं जाता, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से अगला पूरा दिन खराब होता है। नींद ना पूरी होने की वजह से काम में ध्यान नहीं रहता, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बहुत से लोग इसमें एंटासिड्स या कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं, या PIs पे चले जाते हैं, जैसे कि ओमेगा वगैरह। इनसे इस एसिड की प्रोडक्शन तो कम हो जाती है, लेकिन ये वक्ती तौर पे होता है। और फिर जो जरूरी बात है वो ये कि अल्सर होता ही कम एसिड लेवल की वजह से है। इन मेडिसिन के जरिए मरीज को वक्ती रिलीफ मिल जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स के साथ, जैसे कि गैस ज्यादा बनने लगती है, वॉमिटिंग, नोजिया, दिल मतलाता है, सर दर्द, पेट में दर्द। और अगर ये दवाइयां लंबे अरसे तक चलती रहें तो ओस्टियोप्रोसिस, बोन फ्रैक्चर्स, न्यूमोनिया, विटामिन C डेफिशिएंसी, बॉडी में विटामिन C की कमी, और एक लंबे अरसे तक अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते रहें तो डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है, अल्सर में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और अगेन ये परमानेंट फिक्स नहीं है। तो सवाल ज़हन में आता है कि क्या इन साइड इफेक्ट्स के अलावा कोई और सेफ ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं या नहीं, और क्या कोई नेचुरल रेमेडी भी मौजूद है। एक स्टडी मेरी नजर से गुजरी, इसमें कुछ लोगों को जिन्हें अल्सर था इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप के लोगों को ओमेप्रोजोल दी गई, दूसरे ग्रुप को कैबेज जूस दिया गया 2 हफ्तों के लिए। और रिजल्ट्स जब सामने आए तो 83% इंप्रूवमेंट देखी गई उन लोगों के अल्सर में जिन्हें कैबेज जूस दिया गया, और 81% इंप्रूवमेंट उस ग्रुप में देखी गई जिन्हें ओमेप्रोजोल दी गई। रिजल्ट्स में थोड़ा सा ही फर्क था, लेकिन कैबेज जूस वाले ग्रुप का रिजल्ट ज्यादा बेहतर था, शायद इस वजह से भी कि कैबेज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। फिर एक और ग्रुप बनाया गया, और इस बार एक ग्रुप को साइमैटिडीन दी गई। साइमैटिडीन भी मैदे का तेजाब कम करने के लिए दी जाती है। और दूसरे ग्रुप को कैबेज जूस दिया गया। कैबेज जूस वाले ग्रुप के अल्सर्स 15 दिन में सही हो गए, बनिस्बत साइमैटिडीन वाले ग्रुप के जिनके जख्म को भरने में 28 दिन लगे। तो यहां भी कैबेज जूस के रिजल्ट्स बेहतर और मुख्तलिफ थे। अब कैबेज में ऐसा खास क्या है? जो स्टडीज इस पे की गई हैं उनमें एक विटामिन U का जिक्र किया गया। ये असल में विटामिन तो नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सल्फर कंपाउंड्स है, छोटे छोटे प्लांट बेस्ड केमिकल्स का एक ग्रुप है, और इनमें सल्फर भी मौजूद होता है। इस ग्रुप को ग्लूकोसाइनोलेट्स कहते हैं। ये केमिकल्स H पाइलोराई की ग्रोथ को रोक देते हैं। जो बैक्टीरिया अल्सर की वजह बनता है, इसकी ग्रोथ को ये रोकते हैं। H पाइलोराई को ये इनएक्टिव कर देते हैं। तो ये वजह है कैबेज के इतना इंपॉर्टेंट होने की और इसके इफेक्ट की अल्सर्स को हील करने में। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि H पाइलोराई किसी की बॉडी में जाता ही क्यों है। तो इस पे पहले कुछ वीडियोस में मैंने बात की कि हर नॉर्मल इंसान में और हर दूसरे शख्स में H पाइलोराई मौजूद होता है, लेकिन ये इनएक्टिव रहता है, अपनी पैथोजेनिक फॉर्म में नहीं होता, छुपा हुआ रहता है। और जब मैदे के तेजाब का लेवल बहुत कम हो जाता है, स्टमक की pH हाई हो जाती है, ज्यादा एल्कलाइन हो जाती है, तो ये एक्टिव हो जाता है। नॉर्मली 1 से 3 के दरमियान रहनी चाहिए स्टमक की pH, एसिडिक pH होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही स्टमक एसिड कम होता है तो ये माइक्रोब जिसका नाम H पाइलोराई है, ये ओवर करना शुरू कर देता है और अपनी पैथोजेनिक फॉर्म में आ जाता है, और फिर ये अल्सर की वजह बनता है। अब बड़ा मसला ये है कि आपको फिर से एसिड कम करने वाली दवाई दे दी जाती है। तो एनीवे ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और कैबेज अपेरेंटली हेल्प करती है इन अल्सर्स को हील करने में। अब कैबेज के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जब आप इसे बहुत ज्यादा पकाते हैं तो इसमें जो जरूरी न्यूट्रिशन है, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो जाया हो जाते हैं। तो रॉ फॉर्म में कच्ची बंद गोभी सैलड बना के आप खा सकते हैं, कैबेज जूस आप बना सकते हैं, इसका जूस आप बना के पी सकते हैं। फिर आजकल रेड कैबेज भी मार्केट में मिलती है, ग्रीन या रेड दोनों की केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही होती है। इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैबेज को आप स्टीम करके खा सकते हैं। फर्मेंटेड कैबेज बना सकते हैं घर में, सावरक्राउट के नाम से रेसिपीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। ये प्रोबायोटिक्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है, गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है। या अपने देसी तरीके से आप बंद गोभी का अचार बना सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं कैबेज को डाइट में शामिल करने के। आप इसे कच्चा खा सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, फर्मेंट कर सकते हैं, जूस बना सकते हैं। जूस का एक और फायदा भी है,
इसमें ये जो केमिकल्स हैं, कैबेज के फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। और कैबेज का जूस निकलता भी कम है, ज्यादा कैबेज का कम जूस बनता है, तो ये पीना भी आसान होता है। जूस बनाने के बाद जो ड्राइड फॉर्म में कैबेज पल्प जूसर में से निकलता है, इसे भी आप किसी डिश में इस्तेमाल कर लें, तो इस तरह से ये वेस्ट नहीं होगी। आप ये ट्राई करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।